हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जी के खजाना, उसका आज हम पार्ट 15 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रग्राम की संज्ञा किस जल विद्युत परियोजना को दी गई है? तो दोस्तों, राष्ट्रग्राम की संज्ञा दी गई है टिहरी जल विद्युत परियोजना को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर हम टिहरी जल विद्युत परियोजना की बात करें दोस्तों, तो ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है और दोस्तों विश्व का ये चौथा सबसे ऊंचा बांध है। और टिहरी बांध की जो ऊंचाई है दोस्तों, वो है 206.5 मीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखनी है। और दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है, टिहरी जल विद्युत परियोजना का प्रथम चरण कब लागू किया गया था? तो दोस्तों, टिहरी जल विद्युत परियोजना का प्रथम चरण दोस्तों 2006 में लागू किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, 2006 में जो प्रथम चरण लागू किया गया था दोस्तों, वो 1000 मेगावाट का था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कितने मेगावाट का था? तो आप बताएंगे 1000 मेगावाट का। और दोस्तों, जो टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, उसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है जो दोस्तों, वो है 2400 मेगावाट। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है, टिहरी जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो आप बताएंगे 2400 मेगावाट की। और टिहरी जल विद्युत परियोजना का प्रथम चरण कब लागू किया गया था? तो आप बताएंगे 2006 में। और जो प्रथम चरण लागू किया गया था वो 1000 मेगावाट का था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। राष्ट्रग्राम की संज्ञा दी जाती है टिहरी जल विद्युत परियोजना को। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1973 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, कुमाऊं विश्वविद्यालय पूछा जाए आपसे, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1973 में हुई थी। और दोस्तों, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है दोस्तों, वो श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों, गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था दोस्तों 15 जनवरी 2009 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 1973 में। और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो आप बताएंगे 15 जनवरी 2009 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम योजना का संबंध है। तो दोस्तों, वंदे मातरम योजना का संबंध दोस्तों गर्भवती महिलाओं से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों, जो वंदे मातरम योजना है दोस्तों, वो 9 फरवरी 2004 को शुरू की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कब शुरू की गई थी? 9 फरवरी 2004 को। और वंदे मातरम योजना का संबंध किससे? तो आप बताएंगे गर्भवती महिलाओं से। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पुत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, हिमालय पुत्र कहा जाता है गोविंद वल्लभ पंत को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, हिमालय पुत्र की उपाधि गोविंद वल्लभ पंत जी को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि हिमालय पुत्र की उपाधि गोविंद वल्लभ पंत जी को किसके द्वारा दी गई थी? तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और दोस्तों, अगर हम गोविंद वल्लभ पंत जी की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 1887 में अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था? 1887 को अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में। और दोस्तों, जो गोविंद वल्लभ पंत जी हैं दोस्तों, इनके दोस्तों इनको वल्लभ महाराष्ट्र कह के पुकारते थे। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि गोविंद वल्लभ पंत जी के दोस्त उनको क्या पुकारते थे या किस नाम से पुकारते थे? तो दोस्तों, इनके दोस्त इनको वल्लभ महाराष्ट्र कह के पुकारते थे। और दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत जी से एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, 1946 में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे गोविंद वल्लभ
पंत जी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों प्रथम उत्तराखंडी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो भी थे दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत जी, और इनको भारत रत्न दिया गया था दोस्तों 1957 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बताए हैं ये सारे आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है। तो दोस्तों जो राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है दोस्तों वो है अलकनंदा नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों हम अगर अलकनंदा नदी की बात करें दोस्तों तो इसका उद्गम होता है सतोपंत हिमनद से, और सतोपंत हिमनद से लेकर दोस्तों देवप्रयाग तक दोस्तों इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि अलकनंदा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 195 किलोमीटर, और ये कहाँ से निकलती है आप बताएंगे सतोपंत हिमनद से, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो चमोली डिस्ट्रिक्ट से। तो दोस्तों राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है दोस्तों अलकनंदा। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की सर्वाधिक पथ प्रवाह वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों राज्य की सर्वाधिक पथ प्रवाह वाली नदी है काली। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और दोस्तों काली नदी का जो उद्गम होता है वो पिथौरागढ़ के कालापानी नामक स्थान से होता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और दोस्तों काली नदी की जो लंबाई है वो 252 किलोमीटर है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी पूछा जाए तो अलकनंदा, और सर्वाधिक पथ प्रवाह वाली नदी पूछी जाए तो आप बताएंगे काली नदी, और इसकी लंबाई पूछी जाए तो 252 किलोमीटर, और अगर अलकनंदा नदी की लंबाई पूछी जाए तो 195 किलोमीटर। और दोस्तों जो काली नदी है दोस्तों इसको दोस्तों स्कंद पुराण में दोस्तों श्यामा नदी कहा गया है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि किस नदी को स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया, तो आप बताएंगे काली नदी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में दोस्तों उत्तराखंड का भारत में स्थान है 25वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व था दोस्तों 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो आप बताएंगे 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों अगर हम सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करें दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार, तो उत्तराखंड का दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दोस्तों हरिद्वार, और इसका जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम दोस्तों जनसंख्या घनत्व वाला जिला है उत्तरकाशी, और इसका जनसंख्या घनत्व है 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों लिंग अनुपात की दृष्टि से दोस्तों उत्तराखंड का भारत में दोस्तों 13वां स्थान है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे 13वां। और साक्षरता की दृष्टि से दोस्तों भारत में उत्तराखंड का 17वां स्थान है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका है। तो दोस्तों जो राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका है दोस्तों वो है शालिनी शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है। तो दोस्तों महाभारत में कैलाश पर्वत को हेमकूट कहा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, रुद्रपुर किस नदी के तट पर बसा है। तो दोस्तों जो रुद्रपुर है दोस्तों वो कल्याणी नदी के तट पर बसा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों रुद्रपुर नगर को किसने बसाया था, तो आप बताएंगे किसने, रुद्रचंद ने। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और रुद्रपुर किस नदी के तट पर बसा है, तो आप बताएंगे कल्याणी नदी के तट पर। दोस्तों अगर हम मालिनी नदी की बात करें तो मालिनी नदी के तट पर बसा है दोस्तों कण्वाश्रम। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों अगर हम ढेला नदी की बात करें दोस्तों
तो ढेला नदी के तट पर बसाया दोस्तों काशीपुर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि ढेला नदी के तट पर कौन सा नगर बसा है, तो आप बताएंगे काशीपुर। और मालिनी नदी के तट पर बताया दोस्तों कण्वाश्रम। और रुद्रपुर किस नदी के तट पर है, कल्याणी नदी के तट पर। और अगर हम धूमा नदी की बात करें दोस्तों, तो धूमा नदी के तट पर बसाया दोस्तों बाजपुर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये चारों फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। रुद्रपुर किस नदी के तट पर बसा है, आप बताएंगे कल्याणी नदी के तट पर। मालिनी नदी के तट पर कौन सा नगर बसा है, आप बताएंगे कण्वाश्रम। ढेला नदी के तट पर कौन सा नगर बसा है, आप बताएंगे काशीपुर। और धूमा नदी के तट पर कौन सा नगर बसा है, तो आप बताएंगे बाजपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर टिहरी में स्थित है। तो दोस्तों टिहरी में जो सूर्य मंदिर स्थित है दोस्तों वो है पलेठी का सूर्य मंदिर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम खेती खान के सूर्य मंदिर की बात करें दोस्तों, तो खेती खान का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों वो चंपावत में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो आप बताएंगे चंपावत में। और पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो आप बताएंगे टिहरी में। और दोस्तों अगर हम कुलसारी के सूर्य मंदिर की बात करें, तो कुलसारी का सूर्य मंदिर दोस्तों चमोली में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और मड़का सूर्य मंदिर की बात करें दोस्तों, तो मड़का सूर्य मंदिर है दोस्तों पिथौरागढ़ में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों ये चारों सूर्य मंदिर हैं जो ये कहाँ स्थित है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। पलेठी का सूर्य मंदिर पूछा जाए तो ये टिहरी जनपद में स्थित है। खेती खान का सूर्य मंदिर पूछा जाए तो चंपावत में स्थित है। कुलसारी का सूर्य मंदिर पूछा जाए तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और मड़ का सूर्य मंदिर पूछा जाए तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों जो उत्तराखंड में लोकसभा की हैं दोस्तों 5 सीटें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटों की बात की जाए दोस्तों, तो उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अगर लोकसभा की सीटें पूछी जाए तो 5, और राज्यसभा की सीटें पूछी जाए तो राज्यसभा की हैं दोस्तों 3 सीटें और लोकसभा की 5 सीटें। और दोस्तों वो 5 सीटें कौन कौन सी हैं दोस्तों, एक है दोस्तों अल्मोड़ा सीट, अल्मोड़ा सीट हो गई दोस्तों, टिहरी सीट हो गई, पौड़ी सीट हो गई, और हरिद्वार सीट हो गई। तो दोस्तों ये 5 की सीटें दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखनी है। और दोस्तों इनमें से एक सीट दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आयोग द्वारा बार बार पूछी जाती है दोस्तों, कि लोकसभा की 5 सीटों में से दोस्तों SC के लिए जो रिजर्व सीट है वो कौन सी है। तो दोस्तों 5 सीटों में से दोस्तों जो अल्मोड़ा सीट है दोस्तों, अल्मोड़ा सीट वो SC के लिए रिजर्व है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। लोकसभा की 5 सीटों में से दोस्तों एक सीट दोस्तों SC के लिए रिजर्व है, और वो सीट है दोस्तों अल्मोड़ा सीट। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबा माणिकनाथ का मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों बाबा माणिकनाथ का मंदिर दोस्तों टिहरी जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी के अंतिम नरेश मानवेंद्र शाह का राजनीतिक तिलक कब हुआ था। तो दोस्तों टिहरी के जो अंतिम नरेश थे दोस्तों मानवेंद्र शाह, उनका राजनीतिक तिलक हुआ था दोस्तों 1946 में। और डेट सहित पूछा जाए दोस्तों अगर तो 25 अक्टूबर 1946 को दोस्तों मानवेंद्र शाह का क्या हुआ था, राजनीतिक तिलक हुआ था। और दोस्तों अगर हम मानवेंद्र शाह के जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1921 में। और दोस्तों 2007 में क्या हुआ था, इनका निधन हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों टिहरी के अंतिम नरेश कौन थे, एक क्वेश्चन यही बनता है कि टिहरी के अंतिम नरेश कौन थे, तो आप बताएंगे मानवेंद्र शाह। और दोस्तों इनका राजनीतिक तिलक कब हुआ था, तो आप बताएंगे 25 अक्टूबर 1946 को। और दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था, आप बताएंगे 1921 में। और इनका निधन कब हुआ था, आप बताएंगे 2007 में। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों जो टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों, वो नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी और 1923 में की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब की गई थी, आप बताएंगे 1923 में। और किसके द्वारा की गई थी,
तो आप बताएंगे नरेंद्र शाह के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और नरेंद्र नगर को किसके द्वारा बसाया गया था, तो आप बताएंगे नरेंद्र शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों कुमाऊं में जो वन विभाग की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 1868 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई थी 1869 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर कुमाऊं वन विभाग की स्थापना पूछी जाए तो आप बताएंगे 1868 में, और ठीक एक साल बाद 1869 में हुई थी दोस्तों गढ़वाल वन विभाग की स्थापना। और दोस्तों अगर आपसे टिहरी वन विभाग की स्थापना पूछी जाए कि टिहरी वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1885 में। तो दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों 3 बार वन विभाग की स्थापना हुई है दोस्तों, और 3 बार वन विभाग की स्थापना होने के पीछे रीजन ये था दोस्तों कि उत्तराखंड दोस्तों उस समय 3 भागों में विभक्त था, कुमाऊं कमिश्नरी, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी रियासत। और इन तीनों का क्या था दोस्तों, अपना अलग अलग वन विभाग था। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। कुमाऊं वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1868 में। गढ़वाल वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1869 में। और टिहरी वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1885 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकासनगर का पुराना नाम क्या है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विकासनगर का दोस्तों पुराना नाम है दोस्तों चुड़फुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। विकासनगर का पुराना नाम चुड़फुर, और विकासनगर दोस्तों देहरादून में स्थित है। दोस्तों अगर हम सौम्य काशी की बात करें तो सौम्य काशी दोस्तों उत्तर काशी का पौराणिक नाम है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और अगर हम पुनाड़ की बात करें दोस्तों, तो पुनाड़ दोस्तों रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन देव मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों जो अर्जुन देव मंदिर है दोस्तों वो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुमिताभिष्ट का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों मधुमिताभिष्ट का संबंध है बैडमिंटन से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों मधुमिताभिष्ट को दोस्तों बैडमिंटन क्वीन भी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि बैडमिंटन क्वीन किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे मधुमिताभिष्ट को, और इनका संबंध है दोस्तों बैडमिंटन से। और दोस्तों क्वेश्चन एक और बन सकता है कि मधुमिताभिष्ट को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों मधुमिताभिष्ट को दोस्तों पद्मश्री सम्मान से 2006 में सम्मानित किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। तो दोस्तों जो दक्ष प्रजापति थे दोस्तों इनकी राजधानी थी कनखल के हरिद्वार में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दक्ष प्रजापति की राजधानी कहाँ थी, आप बताएंगे कनखल, जो वर्तमान में हरिद्वार में स्थित है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, लक्षेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों जो लक्षेश्वर मंदिर है वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।